नमस्कार, न्यूज 24 पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी की। दरअसल बीते करीब सवा साल या 1.5 साल पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन लखनऊ में बुलाया। उस वक्त लोगों को यह अंदाज नहीं था, या यूं कहे कि तमाम सियासी दलों को यह अंदाज नहीं था कि बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे पसमानदा मुसलमान उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, या उनकी अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तमाम सियासी दलों को उनके पीछे भागना पड़ेगा। लगातार पसमानदा मुसलमानों को साधते साधते भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली कामयाबी उसको मिली रामपुर में और दूसरी आजमगढ़ में। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीत पाई। तो अब सवाल ये कि पसमानदा मुसलमान आखिर उस भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खड़े हो गए, जिस भारतीय जनता पार्टी की आमतौर पर मुस्लिम समाज में जमकर मुखालफत होती रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है करीब करीब 19% मुस्लिम है, और जिसमें सबसे ज्यादा आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमान यानी मुस्लिमों का वो वर्ग जो बहुत पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसकी जो शैक्षिक तौर पर बेहद कमजोर माना जाता है और गरीबी और गुर्बत में अपना जीवन गुजार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थियों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं की, उसमें लाभार्थी वर्ग में पसमानदा मुसलमानों की भी बड़ी भागीदारी रही है। और ये माना जाता है कि यही वजह रही कि पसमानदा मुसलमानों का धीरे धीरे आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। और नगर निगम के जब चुनाव हो रहे थे स्थानीय निकाय के, उस वक्त हमने देखा कि करीब 600 से ज्यादा उम्मीदवार मुसलमान उतारे भारतीय जनता पार्टी ने। यह भी अपने आप में एक तरीके का प्रयोग था। अब जो इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है देश के पैमाने पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी पर है। और समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि मुस्लिम मतों का अगर बिखराव हुआ तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 3 तलाक के मुद्दे पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके मतों में सेंधमारी का एक सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है, और अब एक नई तरीके का प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, यानी पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर के एक तरीके से अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि वो मुसलमानों को ये बताए कि इंडिया नाम का जो गठबंधन तैयार हुआ है वो मुस्लिमों के लिए एक सबसे मुफीद मंच है, क्योंकि वहां पर मतों के बिखराव को रोका जा सकता है। इसलिए तमाम तरह की कवायद की जा रही है, और अगले महीने से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप लोग देखेंगे कि कैसे पसमानदा मुसलमानों के हर जिलों में सम्मेलन हो रहे हैं। तो क्या पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़कर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती पेश कर पाएगा, या जिस तरीके की सरकारी योजनाओं में लाभार्थी नाम के एक वर्ग को बड़ी तादाद में वोट बैंक में तब्दील किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ताकत बन के उभरेगा। तो आज इसी खास चर्चा में आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो मौजूद है हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे साथ मौजूद है, जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, हमाम वहीद जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा शहजाद अब्बास साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग के नेता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, मतीन साहब, वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, हमारे साथ आप सभी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद अतीक साहब भी हैं, वो भी हमारे साथ, जो मुस्लिम स्कॉलर है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हम करते हैं आज समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास साहब से। शहजाद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तरीके से पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश की सियासत में इससे पहले तो पसमानदाओं का जो मुस्लिम संगठन है वो बहुत समय से अपनी बात कह रहा था, लेकिन कभी किसी ने बहुत तवज्जो दी नहीं। ये पहला ऐसा मौका था कि जब हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे ठीक पहले लखनऊ में ही एक पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया, और उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिमों ने शिरकत भी की थी। अब आपको जाकर के पसमानदा मुसलमानों की याद आई है, क्योंकि अब आपको वोट चाहिए, क्योंकि आपको डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये वोट ना चला जाए। शहजाद साहब जी,
मानस जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। देखिए, जो आपने देखा होगा सच्चर कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाला था, वो मुसलमानों के लिए निकाला था कि वो बहुत ही बदतर हालत में है। अनुसूचित जनजाति या जनजाति जो है उससे भी नीचे तबके पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में मुसलमानों के लिए क्या किया? जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें उसने कहा था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम हो या वित्त विकास निगम के बजट को बढ़ाया जाए। इन्होंने कोई भी बजट नहीं बढ़ाया है। आप देखिए कि मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कहा था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाएं, इन्होंने कितने स्कूल वहां पे खोले हैं वो हमको बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आप बता कोई एक मुस्लिम क्षेत्रों में नया स्कूल खोला हो। या स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप में तो अभी आपने देख लिया कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मदरसों का आधुनिकीकरण की बात की गई थी तो इनके एक पूर्व मंत्री थे जो बार बार यही कहते थे कि एक हाथ में मदरसे के बच्चों के हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। लेकिन मुसलमानों के एक हाथ में, सीधे हाथ में कुरान तो रहा लेकिन लैपटॉप इनके हाथ में नहीं रहा। तो अब रोजगार की बात की जाए तो रोजगार में मुसलमानों के लिए हिस्सेदारी होना चाहिए थी। तो आपने रोजगार कितने निकाले, वो मुसलमानों को कितने रोजगार मिले, आप उसकी एक लिस्ट जारी कीजिए कि आपने पसमंदा। खाली दावे हवा हवाई करना और एक सम्मेलन कर देना, उससे कुछ नहीं होता है। समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से पसमंदा समाज के लिए उर्दू रीडर की नौकरियां निकाली थी, उससे उन्हीं ने रोजी और रोटी से जोड़ने का पहला काम किया था। तो हम तो समझते हैं कि अगर आप उनको उठाना चाहते हैं तो कुछ उनके लिए मजबूत काम कीजिए। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताइए 6 साल की सरकार में उसने क्या काम किए वो बता दिए मुसलमानों के लिए। खाली दावे कर लेने से जो है वो चीजें नहीं हो जाती हैं। मानस जी, आपको मालूम है कि मुसलमानों की हालत क्या हो रही है। आप राजधानी लखनऊ में रहते हैं, आप मदरसों की हालत एक बार सर्वे कर लीजिए और कहीं पे हम लोगों को जरूरत हो तो बुलाइए, आप देखिए कि क्या हालत में है मदरसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये खोखले दावे करती है पसमंदा समाज, और यही आपको बता दूं, अभी आपने जो 3 तलाक की बात की थी तो 3 तलाक के 2% मामले थे और वही पसमंदा समाज के वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको शिक्षा ठीक से नहीं मिली, आप उनके पतियों को जो जो तलाक लेंगे आप उनको जेल भेजना चाहते हैं। यही पसमंदा समाज के साथ आपने किया। दूसरी चीज ये हरियाणा के अंदर जो हुआ उसमें आपने पसमंदा समाज के मकानों को बिल्डोजर से गिराया। जिस तरीके से पहलू खां जिनका कत्ल हुआ मॉब लिंचिंग के जरिए, वो भी पसमंदा समाज से आते थे। आप बताइए पसमंदा समाज के हितैषी कहां से भारतीय जनता पार्टी है? खाली सम्मेलन कर देना, वो कर देंगे, हवा हवाई बातों से कोई फायदा नहीं। हमारे साथ मौजूद है जावेद साहब। अगले महीने से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पसमंदा मुसलमानों का सम्मेलन शुरू करने जा रही है और उसमें जो खबर है वो ये है कि जो INDA जो गठबंधन तैयार हुआ है उसके भी तमाम साथी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल इंडिया का जो गठबंधन है वो मंच आपके लिए ज्यादा मुफीद है, बजाय आप NDA के साथ जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। क्योंकि ये सभी ने देखा है कि एक पैटर्न होता है मुस्लिम को वोट करने का। आमतौर पर देखा गया कि विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है वोट, और जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मतों के इस बिखराव की वजह से भी कहा जाता है कि बीजेपी को बड़ा लाभ होता है। तो इस बार मतों के बिखराव को रोकने के लिए इस तरीके की कवायद की जा रही है। आपको लगता है कि एक बड़ा डेंट आपकी इस मुहिम को हो सकता है जब आप पसमंदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए पिछले 2-2.5 साल से लगातार कवायद कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, पसमानदा मुसलमान जो है इस देश के अंदर 85% है और उस 85% पसमानदा मुसलमानों के साथ आज तक जो अन्याय हुआ है उसको ना तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, ना सामाजिक हिस्सेदारी मिली और ना वो आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ। उसका कारण जो विपक्ष की सरकारें थी, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना तो इनको मुसलमानों को पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया। अभी शहजाद भाई बात कर रहे थे कि सरकार ने क्या किया। सन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पसमानदा मुसलमानों को मकान मिला, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हुनर हाट के जरिए। जो हुनर हाट दिल्ली में लगता है, दिल्ली का बल्कि अब तो देश के सभी शहरों में लगता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रोग्राम है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनको रोजगार नहीं मिला। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत सारे मुसलमानों को रोजगार मिला, उन बहुत सारे मुसलमानों को सर्टिफिकेट मिला और उन सर्टिफिकेटों के दम पे वो खाली भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश में जाके भी नौकरी कर रहे हैं। आंकड़े सबके सामने है, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, जिसका कच्चा मकान था
जिसके घर पर लाइट नहीं थी, जिसके घर पर छत नहीं थी, जिसको सिलेंडर नहीं था, तो वो उसको मिला या नहीं मिला, आप इस बात की गौर फिक्र कर लीजिए, आपको अपने आस पड़ोस में दिख जाएगा। और कितना आपने दिया है आपको वो आप बेहतर जानते हो। सपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बस आप म्यूट पे चले गए जावेद भाई, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है मेरी तरफ से, आवाज आती है? जी जी। हाँ, जब आपकी सरकार थी तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं कर पाए थे आप लोग। सरकार, हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी क्योंकि अल्पसंख्यकों की समस्या आप सुनना ही नहीं चाहते। और जैसे कि अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने किया अल्पसंख्यक सम्मेलन। आप अल्पसंख्यक किसको मानते हो? अल्पसंख्यक में मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब आते हैं। आपका वोटर कौन है? आपका वोटर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। अच्छा, आप सम्मेलन सबके लिए कर रहे हो क्योंकि आप डरते हो मुसलमानों का नाम लेने से। माननीय मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की आवाज उठाई। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती। भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने का, साथ जोड़ने का, मुख्य धारा में लाने का काम किया। पहले मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, अब मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आपने सुनूंगा मैं आपको, ठीक है? पसमानदा मुसलमानों को पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय मोदी जी ने खुले मन से कहा कि हम पसमानदा मुसलमानों को आगे लाएंगे। आप मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हो, आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो। जितनी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जितना भी बजट अल्पसंख्यक के नाम पे बनाया, मुझे एक मुसलमान दिखाओ जिसको उसका फायदा मिला हो, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर। और मैं बताता हूँ, जितनी भी 140 करोड़ भारतीयों के लिए योजनाएं बनी है, उन सब योजनाओं में मुसलमान मुख्यधारा में शामिल रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार की जिसका फायदा मुसलमान ने नहीं उठाया है। आंकड़े कागजों में जारी करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो धरातल पे किया। रही बात दंगों की, तो दंगों में आपके नेता कहाँ पहुंचे? आपका कोई नेता, अखिलेश यादव जी गए क्या मुसलमानों का दावा करते हैं नेता होने का? नूह में गए क्या? मेवात में गए क्या? पहलू खान के घर गए क्या? कहाँ गए आपके नेता? आप मुसलमानों का नेता होने का दम भरते हो, किस मुसलमान के घर जाते हो आप? आपके कोई नेता गया? बताइए, अब आप जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल जावेद भाई, अभी हम हमाम वही साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वही साहब, उत्तर प्रदेश में आपने खास तौर से देखा है कि चुनाव की वक्त आता है तो मुसलमानों की बहुत याद आती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन सबके बीच में पसमानदा मुसलमानों के लिए उनके हक की आवाज उठाई है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि वही मुसलमानों का वोट पाएगी। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अगले महीने से पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन होने जा रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि हम बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि कैसे सीए और एनआरसी को लागू किया गया और किस तरीके से उस वक्त देश का माहौल था, कैसे मुसलमानों का बीजेपी के शासनकाल में शोषण किया गया, तो तमाम पुरानी बातों को याद भी दिलाया जाएगा, ताकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम अलर्ट रहे वोट करने से पहले। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा कोई? देखिए मानस जी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा को लुभाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर सकती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। परंतु मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा हिंदुओं की नहीं हुई, वो पसमानदा मुसलमानों की कैसे हो सकती? जिस उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो पसमानदा हिंदू, बैकवर्ड्स, दलित पे लगातार अत्याचार हुए हैं। आज दलितों पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बैकवर्ड्स के दलितों के हक अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का काम किया है। तो पसमानदा मुसलमानों का ये कब विकास करेंगे, उनका अधिकार कब देंगे? मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, विभाजन की राजनीति के चलते पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे बेकसूर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, 90% पसमानदा मुसलमान है जिनको दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर जिनकी हत्या की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है। उन मॉब लिंचिंग में 90% लोग मुसलमान हैं। जिस बिल्किस बानो के अपराधियों का ये माल्यार्पण करते हैं, स्वागत करते हैं, उनकी रिहाई करते हैं, वो बिल्किस बानो भी पसमानदा पार्टी है। जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी सुन लीजिए, वो भी पसमानदा से आती है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था, और उसने पसमानदा मुसलमानों की
विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो सुझाव दिए थे उसे लागू करना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। क्या कोई जो पसमानदा मुसलमान है या मुस्लिम लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनके अंदर साहस है कि वो प्रधानमंत्री से या भाजपा सरकार से पूछेंगे कि उन्होंने रघुनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात थी उन्हें लागू करने से मना क्यों कर दिया? ये तमाम बातें हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारा अधिकार है हम वो बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों के हक अधिकार को कुचलना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम पसमानदा के हक अधिकार की बात कैसे कर सकती है? और इतनी लेट में आपको पसमानदा याद आते हैं? तो ये तमाम प्रश्न है, हम जनता के बीच में जाएंगे और कोई भी पसमानदा मुसलमान, अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान भाजपा के झांसे में पड़ने वाला नहीं है। देश जाग चुका है, मुसलमान जाग चुका है, सभी लोग जानते हैं कौन सी पार्टी में उनका विकास निहित है और कौन सी पार्टी में लगातार उन पे अत्याचार हुए, उनके मनोबल को डाउन किया गया है। रोजगार जब मिल ही नहीं रहा है, अगड़े को तो रोजगार मिल नहीं रहा है, पिछड़े को तो मिल नहीं रहा है, हिंदू भाइयों को तो मिल नहीं रहा है, तो पसमानदा मुसलमान को ये रोजगार विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। तमाम लोग जाग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश से, देश से भाजपा की विदाई तय कर लेंगे। भाजपा के पास बिल्कुल अधिकार है कि वो भाजपा सम्मेलन कराए, पसमानदा नेताओं को खड़ा करे, लेकिन जानते हैं कि जो पसमानदा लीडरशिप है, जब उनको जरूरत होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत होती है तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरह किनारे कर दिए जाते हैं। उनके अंदर कितनी क्षमता है सरकार से सवाल करने की या हक अधिकार की? आज पसमानदा के मुसलमानों की जो स्कॉलरशिप थी छोटे छोटे बच्चों की, आपने उनको बंद कर दिया। आपने अल्पसंख्यक कल्याण की ज्यादातर स्कीमें को बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन के बजट को कम कर दिया। आपने अल्पसंख्यक विभाग की तमाम जो बजट थे उसमें कटौती कर दी। तो देश की जनता देख रही है, देश का मुसलमान देख रहा है, पसमानदा मुसलमान देख रहा है और आगामी चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है उसमें सारी चीजें साफ हो जाएगी। चलिए मतीन खान साहब अभी हमारे साथ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी जब बोलिए जावेद भाई, आप म्यूट पे हैं, फिर जावेद भाई आप म्यूट पे हैं। नहीं, मेरा म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आई। मैं कह रहा, सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई और वो तमाचा था कांग्रेस के ऊपर कि मुसलमानों की हालत कांग्रेस के समय। अरे आप 9 साल से सरकार में बैठे, सच्चर कमेटी की चीजों को लागू करना आपका काम है। जो उन्होंने सुझाव दिए थे, सच्चर कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उसको आप लागू कर देते। आप अगर इतने टैक्सी थे तो आप लागू कर देते, आपने लागू नहीं किया। जो सुझाव सच्चर कमेटी ने दिए थे उसको आपको लागू करना चाहिए था। जो बाकी सिफारिशात की सरकार उस पर भी काम करेगी, लेकिन आपने तमाम स्कीमों को बंद किया और मुसलमानों को के तमाम अधिकारों को छीनने का। जो आप लोग कहते हो ना कि स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, कोई स्कॉलरशिप बंद नहीं की गई है। सिर्फ 2 जगह से स्कॉलरशिप जो ले रहे थे ना, आप स्कूल की भी स्कॉलरशिप दे रहे थे, आप मदरसों से भी स्कॉलरशिप दे रहे थे। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और उसमें घोटाला आप लोग ने किया है। घोटाले का तो 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला तो आप कैसे हुआ? अब उस सब में आप लोग फंसोगे। दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। मतीन भाई इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के मतीन वाला देश के अंदर नहीं होगा। जावेद भाई जरा सामने है और इस बार आप लोगों का चूंकि जनाधार खिसक गया है, आप लोगों की असलियत सामने आ चुकी है। किसने हमारा भला किया, किसने नहीं किया। जावेद भाई जरा मतीन भाई को सुन लेते हैं। मतीन भाई, ये जो गठबंधन बना है INDIA इंडिया, ये जो पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन करने जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतों के विभाजन को रोकने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, अच्छा मंच होगा। मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, मुस्लिम लीग तो जो इंडिया का गठबंधन है INDIA, उसमें 26 दलों में से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पार्ट है। मगर रही बात यहाँ की उत्तर प्रदेश के जो सूरत हाल है कि आज आप देखें कि जो पसमानदा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग जो इस बात को लेकर के आए हैं, उसके पीछे मंशा देख लीजिए क्या है।
कि मंशा ये है बेसिकली कि मुसलमानों को अशिक्षित किया जाए, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देश की तमाम वो लोग जो उनसे सवाल पूछ सकते हो, जो इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, जो उनसे सवाल पूछ सकते हो, उनको इतना पसमानदा कर दो कि वो पूछ ना सके। और वो उनके शिक्षा के तमाम क्षेत्र में आप देखिए कि सिर्फ एक मदरसों की स्कॉलरशिप का मामला नहीं है, तमाम स्कूल कॉलेज के जो बच्चे जो इंग्लिश जो पढ़ते थे, उन पढ़ने के लिए उनके लिए जिस तरह से कठिनाइयां आ रही हैं, उनकी एक तरह के स्कॉलरशिप जो पसमानदा तबकात हैं वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है स्कॉलरशिप के बिहार पे। अब आप बताइए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कहाँ मिल रही है? ये जो जावेद मलिक साहब हमारे बैठे हुए बता रहे हैं कि पूरी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। वहां आजाद फाउंडेशन के जरिए से जो करोड़ों रुपए का बजट था वो लाखों में आ गया। ये है पसमानदा प्रेम इस तरह से। और रही बात तो सच्चर कमेटी की, अभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हमारे जो शहजाद भाई कह रहे थे, भाई इन्होंने रास्ता क्यों दिया है? भारतीय जनता पार्टी को आज पसमानदा होने का जो रास्ता जो दिया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। उन्होंने एक रास्ता छोड़ करके रखा। मुसलमानों ने 85% वोट दिया समाजवादी पार्टी को। जब मुसलमानों के साथ कोई इशू आएगा, जब मुसलमान मारा जाएगा, मुसलमान समाजवादी पार्टी का एमएलए मारा जाएगा, जब मुसलमान समाजवादी पार्टी के उनकी यूनिवर्सिटीज को गिराया जाएगा, जब मुसलमानों के नाम पर उसकी मॉब लिंचिंग होगी, जब मुसलमानों के नाम पर उसको गोली मारी जाएगी, तो ये लड्डू खा के बैठ जाएंगे। ये समाजवादी के लोग लड्डू खा के बैठ जाएंगे। इनको इतना भी शऊर है, अपने मामला होंगे तो खड़े हो जाएंगे, जब मुसलमानों के मामला होंगे वो पर्सनली जाकर के मिले। कौन लड़ेगा? वोट किसको दे रहा मुसलमान? उत्तर प्रदेश 85% मुसलमान वोट नहीं दे रहा, समाजवादी पार्टी को दे रहा। जब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो उसके अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? बैठ जाएंगे, तमाशा देखेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज निकल के आ रही है, जिसको मौका मिला है। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर, खास करके अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि वो होश के नाखून लाएं। जब मुसलमान को वोट दे रहा है तो मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मुसलमानों की वाइस बंद करके खड़े होते? क्यों कमजोर करके बैठे हुए हैं? लिहाजा आज ये इंतबाह है, आने वाले वक्त में उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ ये इसको नहीं, समाजवादी पार्टी को ही नहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बाकायदा इनकी नाकामियों की सबब इंडिया गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा इनको चाहिए कि जो भी मुस्लिम इशूज हैं उसको खूब हैंडल करें और उसके लिए जद्दोजहद करें, लड़ाई लड़े। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में बहुत खराब पोजीशन होगी। चलिए, अतीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक साहब, जी अतीक साहब के पास चलते हैं। मतीन भाई, अतीक भाई ये बताइए कि पिछले 10 सालों में 10 साल करीब पूरी होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए देश में मोदी सरकार को, और उत्तर प्रदेश में करीब 6.5 साल हो गए योगी जी की सरकार को। आपसे समझना ये चाहते हैं कि इन 10 सालों में क्या मुस्लिमों की स्थिति में कोई बदलाव आया? जो नारा दिया गया था एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, या ये बात कही गई थी कि मुस्लिमों में शिक्षा का अभाव है, उनको शिक्षित किया जाएगा, उसके लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई जाएंगी, बहुत सारे वादे किए गए थे। आपको लगता है इन 10 सालों में कोई परिवर्तन आया? मानस जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसकी वजह से मैं जल्दी जाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए मानस जी, अभी बात ये है कि ये हो रहा है कि मुसलमानों को क्या लैपटॉप और कंप्यूटर की बात हो रही थी, मुसलमानों के हालात को हम अच्छा कर देंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं मुसलमानों को छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि आखिर हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या करा, आखिर हिंदुओं का अपलिफ्टमेंट कितना हुआ। आपने तो वादा किया था, आप तो हिंदुओं के वोट के बल पर आप सरकार बनाई थी, हिंदुओं को क्या मिला? मुसलमानों के हाथ में आप कह रहे थे कुरान, मुसलमानों के हाथ में लैपटॉप, हमने तो बजरंग दल के लोगों के हाथ में तलवारें देखी हैं, उनको तो आपने तलवारें पकड़ा दी। उन बेचारों का क्या दोष है? आपने देखा कि हमको तो हमारे मदरसों के जो है आपने हमारे स्कूलों के स्कॉलरशिप घटा दी आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चला ले जाएंगे।
लेकिन ये बताएं दानिश साहब, क्या इनका दिल उस वक्त नहीं दुखा था जब ये माननीय योगी जी ने कहा था कि जो है अगर क्या कहते हैं ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा? क्या मस्जिद को मस्जिद कहने से, क्या पसमानदा मुसलमानों की मस्जिद नहीं है वो? आप टारगेट करेंगे मुसलमानों को, आप कहेंगे कि मुसलमानों को हम ये देंगे, बिल्कुल आप वही दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप दे रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा बिहार के एक शहर का नाम लिया कि वहां एम्स बन गया, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है भारतीय जनता पार्टी की बातें, बिल्कुल वैसी हवा हवाई, 15 लाख रुपए आएंगे खातों में, बिल्कुल हवा हवाई बातें हैं, कुछ नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन जो बना है भारतीय जनता पार्टी की नींवें हिला दी हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसने भारत को एक नया उदय दिया है। मैं तो कहता हूं कि आप मुसलमानों पसमानदाओं के आप जो है सम्मेलन मत करिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप हिंदुओं के लिए सम्मेलन करिए, क्योंकि हिंदू आपको वोट अब नहीं देना चाहते हैं। आप देख लिए पिछली मर्तबा जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें आप चाहे आप इसमें आप कह दें निकाय चुनाव में आप बता दें कि आपने चाहे जितनी भी सीटें जीत ली हो, लेकिन पिछले विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सीटें तकरीबन 35, 40, 60 सीटें ये हार चुके हैं और इसका इजाफा होने वाला है। नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में इनको हार का सामना देखने वाला है। इंडिया गठबंधन में जितने भी गठबंधन होंगे, मेरा चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, सब के सब इस मजबूती से खड़े होंगे और हर दल अपने क्षेत्र में खड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, झूठ पे मबनी है। अब ये मुसलमानों की परवाह ना करें, अब हिंदुओं की परवाह करें, क्योंकि हिंदू खुद इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं इनकी चाल को। आप देख ली तमाम हिंदुओं ने मुखालफत करी। हरियाणा में जो हुआ उसमें जो है कोई जो है ऐसा देखिए, मुसलमान तो बेचारे बुलडोज किए गए, लेकिन इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? वहां के गुज्जर और जाट इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इनका वोट बैंक खिसकता चला जाए। कर्नाटक में क्या हुआ? आप कहते हैं मुसलमानों को पढ़ाने के लिए मजबूती से खड़े होते हैं। एक हिजाब पहने हुए लड़की जा रही है तो आप उसको रोकने के लिए नारा लगा रहे हैं। एक लड़की को रोकने के लिए आप नारा लगा रहे हैं। आप मुसलमानों को ऐसा अपलिफ्टमेंट देंगे? जीना दूभर कर दिया आपने मुसलमानों को और पसमानदा मुसलमानों के लिए आप जो है सम्मेलन करेंगे। झूठ की जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। राहुल गांधी ने एक नया विजन दिया है, और मैं समझता हूं कि अजय राय जी ने जिस तरह से एंट्री ली है उत्तर प्रदेश में, योगी जी सोचने पे मजबूर हो गए। अब क्या करा जाए? कहते रहिए योगी जी कि अब ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो मसला पैदा हो जाएगा। कोई मसला पैदा नहीं होने वाला। आप जो बोल रहे हैं हिंदू बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आप उनको अब बेवकूफ नहीं बना सकते। लिहाजा हम सब राहुल गांधी के साथ में हैं। उनकी यात्रा होगी, सफल बनाएंगे। मुसलमान 100% इंडिया को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये जो छल की राजनीति कर रही है ना कि इतने प्रतिशत वोट मिल गया था, अरे कैसे मिल जाएगा आपको? आप हमें मॉब लिंचिंग में हमारे लोगों का घर बुलडोज करेंगे, हमारे लोगों पे जो है आप लगा देंगे, पीए लगा देंगे, आप गिरफ्तार कर लेंगे। टेनी साहब के बेटे साहब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दलित, मुसलमान, हिंदू सब आपसे त्रस्त हैं। सच्चाई ये है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपने अरे सुन लीजिए बात को, क्यों परेशान हो रहे हैं? सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। सवाल हमारे भी हैं, परेशान ना होइए। अभी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने कुछ किया नहीं है जनता के लिए। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर 30 साल में पहुंच गई है। अरे दानिश साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो बिहार का जो एक सिटी का नाम लिया था, क्या वहां एम्स बन गया? एम्स? बता दीजिए। आपने दंगे के अलावा कुछ नहीं दिया मुसलमानों को। आपने दंगे, अरे आप इधर उधर की बात ना करिए। अरे क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? वो आप इधर उधर की बात मत करिए। अरे आप बात कीजिए कानून व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई के ऊपर बात कीजिए। अरे महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं आप? महंगाई पे बात कीजिए। अरे महंगाई पे बात कीजिए। आज हम लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम उत्तर प्रदेश है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो गुंडे? आज बहन बेटी सुरक्षित है ना? आज हर धर्म का आदमी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने देखा कर्नाटक में, देखा कैसी बेटी जो है बुर्का पहन के जा रही थी। गुंडे, वो बजरंग दल के गुंडे किस तरह से उसको रोक रहे थे। आप बहन बेटी सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं?
मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ आपकी सरकार में, आपने दंगों के अलावा दिया क्या मुसलमानों को? और कानपुर में उस बेटी और माँ का घर बुलडोज कर दिया गया, उन्होंने तेल छिड़क के आग लगा दी, उसकी बात आप नहीं करेंगे? आप उसकी बात नहीं करेंगे? एक दलित बेटी को मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया रातों रात, आप उसकी बात नहीं करेंगे? कहाँ है बेटियां सुरक्षित? कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अरे जावेद मलिक साहब, ये बताइए, क्या अगर ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद पैदा होगा? आप बताइए, विवाद की बात है ये? अगर मस्जिद को मस्जिद कहा जाएगा, आप बताइए, आप मुसलमान हैं जावेद मलिक साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो आप समझते हैं विवाद पैदा होगा? साहब, आपकी सरकार थी कांग्रेस की, 70-60 साल शासन किया, दिल्ली के अंदर 70 मस्जिद जिनमें नमाज नहीं होती, किसने बनाया कानून? अरे हम आपसे 6 साल में भर पाए हैं, माफ करिए, छोड़िए, गद्दी छोड़िए, जाइए, झोला उठाइए, जाइए, आपसे त्रस्त आ चुके हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता और खासकर हिंदू आपसे त्रस्त आ चुके हैं, आप जाइए यहाँ से, पिंड छोड़िए, राम जी का पिंड छोड़िए, हिंदुस्तान भाईचारे का देश है, वो हम उनको सलाम करते हैं। आप राम जी के नाम को बेचिए मत, राम जी को हम दिल में बसाते हैं, हम राम जी को दिल में बसाते हैं, आप राम जी के नाम को बेचना खत्म करिए। हिंदू आपको समझ चुके हैं, हिंदू आपको वोट 1% भी देने वाले नहीं है, आप बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। आप कैसी बातें करते हैं, शर्म तो आपको आती नहीं, क्या करा जा सकता है? आपके पास जवाब नहीं तो ऐसे चलते रहेंगे, आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, ढेले फेंकते रहिए, ढेले फेंकते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। जावेद भाई, आपकी आवाज चली गई है। आज पसमानदा मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा, तो वैसे नहीं खड़ा है, क्योंकि उसको काम मिला है, उसने देखा है। कोई नहीं, ये आपका तिलिस्म बनाया हुआ है, ये आपका फर्जी तिलिस्म बनाया हुआ है, मस्जिदों को कैसे आप, ये आपका फर्जी तिलिस्म बनाया हुआ है। कैसे पसमानदा मुसलमानों को आपने, कोई पसमानदा मुसलमान आपके साथ में नहीं है, ये झूठ, बिल्कुल 15 लाख वाला झूठ है आपका। जिस तरह से 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वैसे ही भी झूठ है ये कि पसमानदा मुसलमान आपके साथ है। एक मुसलमान आपके साथ नहीं है, एक मुसलमान आपके साथ में नहीं है। जाते आए हैं, आपके खाते में नहीं पहुंचे, इसलिए दर्द है। पसमानदा अरे किसी को मिले, अरे झूठ, इतने चैनल पे बैठ के, अरे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, भाई आपके खाते में 15 लाख है, जावेद साहब आपके खाते में 15 लाख है, मतीन साहब आपके खाते, और सबसे मानस जी आप बताइए आपके खाते में 15 लाख है, आप बताइए 15 लाख आए आपके खाते में? मानस जी आप बता दिए 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए आपके? मानस जी मैं आपसे पूछता हूँ, 15 लाख आए कि नहीं आए आपके खाते में? मेरे को तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बताइए 15 लाख आए आपके खाते में? मानस जी मुझ पे ज्यादा है, सुनो, 5 लाख सरकार 5 लाख आयुष्मान कार्ड के, 2.5 लाख मकान बनाने के मिले, कितना हो गए? 7.5 लाख हो गए, सरकार ही हो जाते हैं। मिली। अच्छा, नहीं, मैं पत्रकार दुश्मन नहीं बता रहा हूँ, ये कह रहे सबके खाते में आए, तो आप भी तो आपका भी तो खाता होगा, आपके खाते में आए 15 लाख बता दिए, क्योंकि आपके खाते में आए, हमारे खाते में तो नहीं आए। हमारे खाते में हमारे चैनल की दी हुई तनख्वाह आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। काश हमारे भी खाते में कुछ आ जाता, हमारे खाते में तो कुछ भी नहीं आता, जीरो बैलेंस हो गया। जोड़िए उसे दोबारा से। देखिए, इंडिया गठबंधन ने आपको पानी पिला दिया है, और अब सबसे पहले केंद्र में सरकार जाएगी, उसके बाद राज्य में सरकार जाएगी। आप तैयारी कर लिए, दानिश मलिक जी ढूंढ लीजिए, आज समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कदमों में पड़ जाइए, जगह आपको यही मिलने वाली है, इसके अलावा आपकी जगह कहीं और नहीं है। बता दीजिए, आप लोग इनको कोई पद देंगे, अपनी पार्टी में कोई पद देंगे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले बेचारे को अकोमोडेट कर लिएगा, कहीं इनको भी, कहीं इनको पद दे दीजिएगा, क्योंकि सरकार जाएगी तो ये तो कहीं के नहीं रहने वाले। घोटालों के फायदे आगे बढ़ाते हैं, और भी कुछ सवाल है मतीन भाई के पास, एक बार चले चलते हैं। मतीन भाई, देखिए अतीक भाई तो साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है मुसलमानों के पास, और पूरा वोट एक तरफा जाएगा। तो यानी ये तो बिल्कुल, अगर अतीक भाई की बात पे अगर हम भरोसा करें या उनके विश्लेषण को हम ठीक माने, तो उस हिसाब से तो मुकाबला एक तरफा है, कहीं मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं होने जा रहा है। क्या इस बात से भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा पिछले चुनाव में, जो लाभार्थी वर्ग जो एक तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें सबसे बड़ी संख्या मुफ्त राशन लेने वालों की है, उनके मन में एक भय रहता है कि अगर सरकार पलट गई तो उनको जो राशन मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। इस तरह की कुछ और भी छोटी छोटी आवाज नहीं आ रही है।
तो क्या ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कोई बड़ी घोषणा कर दे मुस्लिमों के लिए? मतीन भाई, नहीं, मुसलमानों के पास नहीं, जो देश को जोड़ने की बात करेंगे, देश के निवासी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैं सिर्फ इंतबाह कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों को कि समाजवादी पार्टी होश के नाखून लाए। जब मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो उसके मसाइल भी उनको टेकअप करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो बोर्डेली आकर खड़े हों और उनकी लड़ाई लड़े। ये बीच में रोक, मतलब बीच में रोका। देखिए, जब आप विरोध करेंगे इंडिया गठबंधन, कानपुर के इरफान सोलंकी जब जेल में है, इरफान सोलंकी जो उनका विधायक है, उसके साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी। बरेली के जो है उनके साथ नहीं, आजम खां के साथ नहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी को अपना तज्जिया करना पड़ेगा। जब तक समाजवादी पार्टी अपना तज्जिया नहीं करेगी, जब तक के इंडिया गठबंधन अगर नाकाम होगा तो समाजवादी पार्टी की नाकामी की वजह से नाकाम हो सकता है, अन्यथा इंडिया गठबंधन कामयाब है। और उसी कामयाबी की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी जो पसमानदा लेकर के आई है, पसमानदा मुसलमानों को लेके आई, यही वजह है। जी बताइए। ओवैसी जी भी तो है, पार्टी को पसमानदा मुसलमानों की वोट चाहिए, उसके कारण अभी वो भी आ जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ दानिश साहब देखिए, चूज एंड पिक वाली राजनीति करते हैं। दानिश साहब चूज एंड पिक वाली राजनीति करते हैं। ओवैसी का आना बाकी है। आवाज नहीं मिल रही है हमको। मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी जी का अभी आना उत्तर प्रदेश में बाकी है। अभी वो आएंगे तो वो भी तो खेल बिगाड़ेंगे। आवाज नहीं क्लियर आ रही है बिल्कुल। चलिए, मैं पीसीआर को बोलता हूँ कि वो लेकिन जावेद बैजरा साहब, एक बार अपने कांग्रेस के साथी के पास चलते हैं। सर, ये जानना चाहते हैं कि अभी ओवैसी जी बीच में आ जाएंगे। अभी आप देख ही रहे कि मुस्लिम लीग मुखालफत करने लगी अभी से ही, समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर रही है। ये जो आपकी टकराव है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन जाएगी आगे। मानस जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया भ्रम। इंडिया विरोध कर रहे हैं, आपके सामने मतीन भाई विरोध कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, इंडिया यूनाइटेड है। सबको लोकतंत्र में अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने में, प्रत्याशी खड़ा करने में पूरा अधिकार है। ओवैसी जी भी आए, उनका भी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, सबने मन बना लिया कि इस देश के संविधान को कैसे बचाना है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बचाना है, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस प्रकार से उसका हनन किया है, दलितों के अधिकारों को, पिछड़ों के अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, आज लड़ाई उस बात की है। इंडिया की जो लड़ाई है वो इस देश के बचाने की लड़ाई है, इस देश की संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज अगर इंडिया के साथ लोग जुड़ रहे हैं, पिछड़े जुड़ रहे हैं, दलित जुड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं, मुसलमान जुड़ रहे हैं, वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से पूरे देश में जो वातावरण बनाया है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वो दलितों के खिलाफ है, वो पसमानदा के खिलाफ है। क्योंकि भाजपा का जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद में अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज नहीं आते। भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो नकली राष्ट्रवाद है, और नकली राष्ट्रवाद और झूठे राष्ट्रवाद पे बहुत देर तक सत्ता में बने नहीं रहा जा सकता। जिस प्रकार से आपने नौजवानों को धोखा दिया, जिस प्रकार से किसानों की आय दुगना करने की बात कही, आज किसान परेशान है, हताश है। उत्तर प्रदेश के नौजवान की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में जो अनेकों प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के नौजवान वापस आए थे, मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे वादा किया था कि हम सभी को यहीं पे रोजगार देंगे। एक को रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश एक युवा प्रदेश है, देश जो है भारत वो एक युवा देश है। और 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी सरकार आई थी, वो नौजवानों के बेस पे आई थी। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिए। 9 साल में 18 लाख रोजगार, 18 करोड़ रोजगार आप दे सकते थे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दे सकते।
तो ये सरकार ना तो नौजवानों की है, ना किसानों की है, ना पिछड़ों की है, ना गरीबों की है, ना शोषित की है, ना वंचित की है। 60 लोग ये केवल 60 लाख जो लघु अंबानी और उद्योग है ना, अडानी की उनको सरकार भारत है सरकार ने भी दी जो है। संस्थाओं में 60 लाख विश्वास नहीं उद्योग रखते, लगे, संविधान कितना में रोजगार विश्वास नहीं उनको मिला रखते। होगा यहाँ जावेद जी आपका टर्न आएगा, प्लीज आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। ये जो सरकार है केवल अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, उसे संस्थाओं को दुरुपयोग करने में विश्वास है, उसे विपक्षी आपको सुन के हैरत होगी कि 95% जो छापे ईडी के सीबीआई के पड़े हैं वो विपक्ष पे पड़े हैं, विरोधी दल को दबाने के लिए पड़े हैं। अगर एक पत्रकार आज लिखता है आप उनकी कलम तोड़ना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति बोलता है आप उसकी जुबान को बंद करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र है, ये अंबेडकर साहब का भारत है, ये मौलाना आजाद का भारत है, ये पंडित नेहरू का भारत है, जिसमें सभी व्यक्ति के अधिकार की बात है, सभी के हक अधिकार की बात है। और बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा था कि ये संविधान जो उन्होंने दिया है उसमें सबका अधिकार सुरक्षित है, और आप सबके अधिकारों से, उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, ये चलने वाला नहीं है। इंडिया का जो आइडिया है वो इसी पे है, और इसीलिए तमाम लोग दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग इंडिया के साथ जुड़े। और 2024 में इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। भाजपा की कुशासन की, भाजपा की झूठ की राजनीति के दिन अब समाप्त हो चुके। इंडिया ही एक विकल्प है। तमाम लोग चाहे जिस जाति से, धर्म से आते हैं, सब लोग इंडिया को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, और 2024 में इंडिया विकल्प के तौर पर उभरेगा जो भारत के भविष्य को बेहतर करेगा। चलिए शहजाद साहब, देखिए मतीन साहब ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए, और उनका कहना ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं मतीन साहब जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती भी रही है कि बीते 50-60 सालों में मुसलमानों के लिए किया क्या सरकारों ने, सिवाय उनका वोट बटोरने के अलावा। इतने वर्ष हो गए, क्या शिक्षा का स्तर सुधरा, क्या रोजगार मिला? पसमंदा मुसलमान जिसके लिए आज हम बहस कर रहे हैं, अगर आप उनको देखिए तो वो कहीं सरकारी नौकरी में तो है नहीं, वो अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार करते हैं। कहीं पर कोई टायर की दुकान खोले है, कोई कारपेंटर का काम करता है, छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो 50, 60, 70 सालों में जो स्थिति नहीं सुधरी, आप क्या उम्मीद करें कि बीजेपी इसको 2 दिन में सुधार देगी? तो जिम्मेदार तो आप लोग के साथ, सबसे ज्यादा सरकार तो आपके यहाँ पे चलाई, देश में कांग्रेस को चलाई, तो आप बीजेपी भी क्यों लगा रहे शहजाद भाई? मानस जी, मतीन भाई का जवाब दे दूं। मतीन भाई को मुसलमानों का, पसमंदा समाज का बहुत दर्द है, हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। रही बात उन्हीं जो हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर जो केस चल रहे हैं, वो कानूनी दायरे में है, उसके अंदर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? मतीन भाई बात तो सुन लीजिए हमारी। मतीन भाई, ऐसा है कि जब कोर्ट के अंदर जब विवाद चल रहा है, कोर्ट में हो रहा है, तो वो कोर्ट देख रहा है, और पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सब चीजों को देख रहे हैं। दूसरी चीज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लड्डू खा के बैठेंगे, वो मुसलमानों का लेके सड़क पे तो आ सकते हैं। मतीन भाई मैटर किया है, पहले तो उनको अरेस्टिंग करके जेल भेजा गया है। क्या कर रहे थे? लड्डू खा रहे थे। वोट मुसलमानों का लेंगे और खाएंगे लड्डू, ट्विटर खेलेंगे, ऐसे होगा? ऐसे इंडिया गठबंधन जीतेगा? मतीन भाई, जब मामला मुसलमानों के होंगे तो लड्डू खाएंगे। नहीं, इनको ये खामोश होंगे तभी बता पाएंगे हम, ये तो बहस ऐसे नहीं हो पाएगी। मतीन भाई, एक एक आदमी की बहस आप नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ जब पसमंदा समाज की हो रही है तो उसकी बात कीजिए। आपने, आपकी जो पार्टी है उसने पसमंदा समाज के लिए क्या किया? आपने सोलंकी जी की कितनी लड़ाई लड़ी है? आपने सोलंकी जी की, अरे सुनना सीखिए, इरफान सोलंकी की लड़ाई आपने कितनी की है? आप पूछ के बात कर रहे हैं। अरे आपने पसमंदा समाज के लिए क्या लड़ाई की है? आपने सोलंकी जी के लिए क्या लड़ाई की है? आपने सोलंकी जी के लिए क्या लड़ाई की है? बात ये लड़ाई को तोड़ा जंगलों में तोड़ा जा रहा था, क्या कर रहे थे? मतीन साहब, आप छोटी लड़ाई ना कीजिए। मतीन साहब, आप लड़ाई को छोटा ना कीजिए, आप छोटी लड़ाई ना कीजिए। आप क्या कर रहे थे? आप भी तो, अरे भाई, आप भी तो एक हिंदुस्तान के एक शहरी हैं,
आप हिंदुस्तान के एक शहरी, आप क्या कर रहे थे? नू क्यों नहीं गए? हरियाणा क्यों नहीं गए? आपने क्या बयान दिए वो बताइए पहले। आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए थे? आपने क्या लड़ाई की है? मुस्लिम लीग के लोग वहाँ गए हैं। खामोश बैठे रहे आप लोग, आवाज क्यों नहीं उठाई सड़क के ऊपर? आपने सड़क पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं आप सड़कों पे निकले थे? सड़कों पे आप क्यों नहीं निकले? भारतीय जनता पार्टी के साथ गल बलैया आप खेल रहे हैं। गल बलैया भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खेल रहे हैं। MIM और आप, ये आप और MIM भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। आप हो या MIM हो, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी को आप दंड दे रहे हैं। ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये डेंट लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लगा रहे हैं, ये डेंट लगा रहे हैं आप। बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, बी टीम है। हमेशा से मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, आपको मालूम होगा, RSS के साथ मिलकर। याद होगी ना आपने? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज द दो बातों के एक बात आपने क्या आवाज उठाई वो बताइए। समाजवादी पार्टी हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए, अपने हर जाति और धर्म के लिए आवाज उठाती है। हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, हम सबकी आवाज बनते हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाने का काम करते हैं। आप किस तरीके की एक आदमी का नाम लेके आप बात कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपने नू में क्या किया? हरियाणा में आपने क्या किया? आप बताइए हमको। आप बार बार जो है आप फोकस कर रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं। मैं समझ रहा हूँ आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने हुए हैं, बी टीम बने हुए हैं भारतीय जनता। आप इनको ऑक्सीजन, भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम आप कर रहे हैं। जेल में डाला गया, क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम आप कर रहे हैं। अशरफ को भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम आप कर रहे हैं। आप ये दो राजनीति नहीं चलने वाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़कों पे आकर के विरोध कर सकते थे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं आप। रोजगार की बात आप नहीं करना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना नहीं चाहते, उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। आप एक व्यक्तिगत आदमी के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई और शहजाद भाई प्लीज जावेद मलिक जी के साथ पास चलते। जावेद मलिक जी, आपने मतीन भाई और शहजाद भाई दोनों को आपने सुना। दरअसल ये जो टकराहट है ना, यही तो आपकी ताकत। समाजवादी पार्टी, जावेद भाई है, मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मुसलमानों की वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। ये हकीकत है सभी पार्टियों को, बता देना चाहता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी यही किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है वो बताइए। फार्मूला तो आप ऐसे बता रहे जैसे मैथमेटिशियन है आप बताइए आपने क्या किया है? आप बताइए जावेद मलिक साहब, आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है? आपने, आप बताइए हमको। हल्ला काटेंगे, डिबेट में तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। आपने पूरी डिबेट हाईजैक कर दी, मुझे लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, ना ही तो अब से पहले किसी मंत्री ने आवाज उठाई, चाहे वो किसी भी सरकार का था, चाहे वो भाजपा की सरकार। आप सच्चर कमेटी की सिफारिशों को आप लागू कर देते। अगर आप मुसलमानों के पसमानदा समाज के इतने हितैषी थे, आप तब कहाँ गए? जब नू के अंदर हरियाणा में बिल्डोजर चला, तब आप कहाँ थे? आप मुसलमान होने के बाद आप खामोश बैठे हुए थे, आप खामोश बैठे हुए थे। आपने क्या किया? आप बताइए। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे। अरे आपकी हैसियत नहीं है कि आप बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने आप घर तोड़े गए थे, आप क्या कर रहे थे? मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? महंगाई बढ़ गई, आपने क्या किया? मुसलमानों को कितने रोजगार मिला, आप बताइए आपने क्या किया? मुसलमानों को कितना रोजगार मिला, आप डाटा हमको दे दीजिए। अरे आप डाटा दे दीजिए मुसलमानों का आपने क्या किया? आप यही रोया करते हैं, आप ये रोया करते हैं 70 साल में हमने 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 9 साल में क्या हुआ वो बताइए। अब 9 साल की बात होगी। आप 9 साल, हम मुसलमानों 9 साल का हिसाब मांगे, 9 साल का हिसाब दीजिए। आप 9 साल का हिसाब दीजिए। उनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए जवाब सबको देना पड़ेगा। सांसद आपने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, 9 साल में आपने क्या किया मुसलमानों के साथ? आप बताइए 9 साल के साथ, 9 साल में आपने क्या किया मुसलमानों के साथ?
कोई काम नहीं किया आपने मुसलमानों के साथ। क्या किया काम आपने? आप लोग को लगा दिया गया खाली लड़ने के लिए। कितने कार्ड किसने बनवाया मुसलमानों का? कितने बने मुसलमानों के? आप डाटा दीजिए हमको, कितने मुसलमानों के डाटा बताइए। आयुष्मान कार्ड कितने बने? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, अरे अरे पूछ लेंगे, पूछ लेंगे। हम क्यों बनवाएंगे? हम क्यों बनवाएंगे? हम क्यों बनवाएंगे? सरकार किसकी चल रही है? अरे सरकार किसकी चल रही है? आज की सरकार। आप क्या क्या बताओ, डाटा आप जिम्मेदार हो, आप बताओ, आप बताओ, आंकड़ा जुटाओ आप, जाओ अरे आप बताओ, पूछो, अरे आप बताओ, आप डाटा दे दो ना। सरकार आपकी चल रही है, आप बताओ डाटा। अरे आप बताओ, 5,000 मिलता था सपा सरकार में। मुसलमानों के घरों के ऊपर बिजली की रेट डाली जा रही है, मुसलमानों के ऊपर रेट डाली जा रही है बिजली की। क्या बात कर रहे हो आप? अरे आपका क्या काम है भाई? विपक्ष का काम क्या होता है? अरे आप बिजली की रेट पड़ रही है, आपको क्या मालूम मुसलमान कितना परेशान है? एक सवाल और शहजाद भाई, थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है शहजाद भाई। जावेद भाई प्लीज, जावेद भाई प्लीज, जावेद भाई वोट तो आपको चाहिए, सवाल सुन लीजिए। आप कितने कमेटी जावेद भाई आप तक आवाज आ रही है? सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जावेद भाई, सवाल सुन लीजिए। 2014 का चुनाव लोकसभा, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 में फिर विधानसभा चुनाव 2017, ये 4 चुनाव में आपने मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं दिया। क्या इन 2-2.5 सालों में कुछ ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है कि हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव में एक आध आप मुस्लिम कैंडिडेट भी देंगे? देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमान प्रत्याशी होंगे और मुसलमान लोकसभा सीट से जीत के भी आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और जैसे कि अभी लगा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि इस बार टिकट दिया जाएगा, टिकट भी दिया और जीत के भी मुसलमानों को टिकट पे आए। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज एक टाइम ऐसा रहा कि 4 मुसलमान मंत्री रहे भाजपा सरकार में एक टाइम में, नजमा हेपतुल्ला जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी और आपके एमजे अकबर जी, और आयोग के चेयरमैन रहे। इनकी सरकार में कितना ये जब रहे, जब ये कहा जाता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, 85% मुसलमान सपा को वोट करता है, ये उस दौर की बात है। आज भी हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जम्मू कश्मीर से हमें प्रतिनिधित्व दिया गया। आपको याद होगा गुलाम अली खटानी जी राज्यसभा के सांसद हैं, आपको याद होगा दानिश अंसारी जी को इलेक्शन नहीं लड़ाया लेकिन सरकार में मंत्री बनाया, अशफाक से भी चेयरमैन है। आज सारे आयोग बोर्ड में पसमानदा मुसलमान बैठे हुए हैं। आपकी सरकार में क्या था? सरकार प्रतिनिधित्व दे रही है, आप भी दिल बड़ा कीजिए। मेरी गुजारिश है सपा बसपा कांग्रेस से भी कि आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए और पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप लाइए ना, आगे बढ़ाइए। अरे सरकार में आप दे सकते हैं, संगठन तो जंग दे सकते हो। जावेद भाई एक लास्ट डिबेट का समय खत्म हो चुका है। जावेद भाई, अरे मैं आपको एक सलाह दूंगा जावेद भाई, मैं एक सलाह आपको दूंगा कि सलाह दूंगा कि आप थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रख के बात किया करिए, वो ज्यादा सही है। राजनीति में उतावला नहीं हुआ जाता। अतीक भाई, आप मेरे सवाल का जवाब दिए। जो टकराव आप देख रहे हैं, समझ लो मुस्लिम लीग में और समाजवादी पार्टी में जो टकराव देख रहे हैं, आपको लगता है कि यही टकराव आखिरी मौके पर मतों में विभाजन का कारण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है? नहीं मानस जी, मैं इसको टकराव नहीं कहूंगा। मैं एक शिकवा है जो अपने भाई से दूसरा भाई कर रहा है और इस शिकवे को बहुत जल्दी बैठ के मिटा लेना चाहिए और जो है इसको ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जाती हुई है तो इसलिए बात कही गई। दूसरे ये कि अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि सारी राजनीतिक पार्टियों का मतलब ये होता है कि मुसलमानों के वोट पालें, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी मसला यही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की परवाह क्यों कर रही है? सुब्रमण्यम स्वामी पे तो काबू है नहीं उसका, वरुण गांधी पे तो काबू है नहीं उसका, सत्यपाल मलिक जो है फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, तो ये जो उनके लोग हैं वो खुद उनके खिलाफ हैं, तो मुसलमानों के लिए सम्मेलन करके उनको क्या मिलेगा? और दूसरे ये कि आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला और क्या कहते हैं सिलेंडर, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत का संविधान। भारतीय हमें कुछ ना मिले, हम फकीर हो जाएं, हम सूखी रोटी खा लेंगे, भारत का संविधान बदलने नहीं देंगे। भारत पे संविधान पे हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, उनके कई लोगों का बयान आ चुका है कि अगले इलेक्शन के बाद हो सकता हो कि संविधान में कोई तब्दीली करी जाए। भारत का जो हिंदू और मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई जो भी है, भारत के संविधान के खिलाफ जाने वाली सरकारों को बख्शेगा नहीं।
सरकार क्या किसी भी पार्टी को नहीं बख्शेगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद जी हो, कोई भी हो, हम सब एक हैं। हाँ, हमारे शिकवे हो सकते हैं, एक दूसरे से हम शिकवा कर सकते हैं, उन शिकवों को हम जो है बहुत जल्दी निपटा भी लेंगे। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन नहीं लेने देंगे। इसका ऑक्सीजन क्या, वो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, अब जा रही है। अब अतीक भाई, बस हम चूंकि समय पूरा हो चुका है, मतीन भाई एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहे, मुझे लग रहा है कि उसके बगैर बहस पूरी नहीं हो पाएगी। ओवैसी जी लगातार अखिलेश यादव पर हमला करते हैं, आप यानी मुस्लिम लीग लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रही है, तो जब आप लोग सारे जितने भी माइनॉरिटीज के जो बड़े लीडर्स हैं या जो बड़ी सियासी दल है, अगर वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है और आप लोग अगर उसी पर ही एक साथ हमलावर हो जाएंगे तो मुस्लिम मतदाताओं में तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस है आपका। देखिए मानस जी, बेसिक बात पे हमें समझना है कि हमें गुलाम मुसलमान नहीं चाहिए, हमें गुलाम एमएलए एमपी, चाहे वो किसी भी हो, बीजेपी के हो, समाजवादी के हो, बसपा के हो, हमें वो मुसलमान चाहिए हैं प्रतिनिधि जो मुसलमानों की बात कर सके, मुसलमानों की लड़ाई लड़ सके, जब मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हो उसके लिए बबांगे ताल खड़े हो सके, जब उनके मकान जलाए जाए तो उनके लिए जा करके उनके पुरसे में खड़े हो सके, जब मुसलमान एमएलए को जेल में बंद किया जाए तो उसके लिए जा करके सड़कों पर एहतजाज कर सके। ट्विटर खेलने वाले, लड्डू खाने वाले हमें लीडर की जरूरत नहीं है। चलिए, इस बहस को यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में पसपंदा मुसलमानों पर छिड़ी सियासत की और उस पर आने वाले वक्त में होने वाले सियासी संग्राम की। 19% की मुस्लिम आबादी उस वोट बैंक पर सबकी निगाह है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद पसपंदा मुसलमानों की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूं कहे कि एनडीए को जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन अगले महीने से पसपंदा मुसलमानों का सम्मेलन करने जा रहा है। तो क्या सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक पर जो अभी भी पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं हो पाया है, क्या उसमें सेंधमारी की कोशिश अभी से शुरू हो गई है? आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।